अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 16। मॉम दानी का इंतखाब आपने किया था, मुझे बताइए अब ऐसी धोखेबाज लड़की को मैं अपने साथ रखूं। आंसू टूटकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। इतनी तकलीफ़ तो शायद उसके खोने पर भी नहीं हुई थी जितनी इसके धोखे ने दी है। मॉम ये सब एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं। दो चेहरा घुटनों पर गिराए बोल रहा था। आहिल खामोश हुआ तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। बाहर की तारीकी से ज़्यादा इसके अंदर तारीकी थी। जितनी खामोश ये रात थी उतना ही खामोश ये कमरा था। मॉम फिर से टूट गया। आपका आहिल फिर से बिखर गया। वो नहीं जानती कैसे मैंने खुद को जोड़ा था। ये तोड़ जोड़ का अमल नहायत तकलीफदा होता है। वो मेरी अज़ियत से वाकिफ़ नहीं। और देखे उसने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा किया। मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। लोग कहते हैं आहिल हयात को किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे क्या मेरे पास कुछ है। आंसू जीन्स में जब्स हो रहे थे। मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। आहिल हयात सिर्फ महरूमियाँ देखने के लिए आया है। मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है लिखा, कुछ भी नहीं। दानी तुम्हें मैंने बेतहाशा चाहा और तुमने मुझे बदले में क्या दिया, धोखा। जैसे तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले मेरे डैड को दिया, तुमने भी सूद समेत मुझे लौटा दिया। मैं कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। मेरे लिए नाकामियाँ ही लिखी है। आपकी मोहब्बत छिन गई, मैंने सब्र कर लिया और अब ये मोहब्बत तो मिल जाती मुझे, लेकिन वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। आहिल हयात समझे तुम। आहिल हलक के बल चिल्लाया। बाहर रिमझिम शुरू हो चुकी थी। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर आहिल। हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। सर्द हवा के झोंके आहिल से टकरा रहे थे। ये ज़िंदगी है। आहिल इस्तेहाज़िया हंसा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। बोलता हुआ आहिल खड़ा हो गया। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। आहिल खिड़की में आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में जलती रोशनियाँ क्या हसीन मंजर पेश कर रही थी, लेकिन जब दिल में आग लगी हो तो कोई मंजर हसीन नहीं लगता। आहिल ने खिड़की बंद कर दी। इससे बेहतर तो मैं दानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचता ही ना। आहिल सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। पूरी रात वो स्मोकिंग करता रहा। एशट्रे भर चुका था और अब राख बाहर गिर रही थी, लेकिन आहिल को परवाह नहीं थी। आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी, मानो इसकी आंखों में आग लग गई हो। हमें ब्राइडल ड्रेस दिखाइए। दूसरी तरफ आनम अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। आनम बैठती हुई बोली। आनम यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। रहीम आसपास देखता हुआ बोला। उफ़ तुम फिक्र मत करो, ये ड्रेस तो डैड की जानिब से है, इसलिए जहाँ से मर्ज़ी लो। तुम जो भी मुझे ले दोगे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आनम सहूलत से बोली। रहीम फिक्रमंदी से सेल्समैन को देखने लगा। अब तुम बस मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। आनम सामने देखती हुई बोली। घंटा बाद वो दोनों बाहर निकले। आओ ना, रहीम उसे खड़ा देखकर बोला। पैदल चलते हैं, देखो मौसम कितना अच्छा है। आनम आसमान पर छाए सुरमई बादलों को देखती हुई बोली। ठीक है चलो। मुस्कुराता हुआ आनम का हाथ पकड़े चलने लगा। बारिश के आसार दिखाई दे रहे थे। सड़कें मामूल से ज़्यादा वीरान थी। कुछ खाओगी? रहीम आसपास देखता हुआ बोला। पानी पूरी खाते हैं, दानैन को भी बहुत पसंद है। वो मुस्कुराकर बोली। तुम यहाँ रुको, मैं लेकर आता हूँ। रहीम कहता हुआ चल दिया। रहीम दाएं बाएं देखता सड़क पार करने लगा। इसी असना में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और रहीम को दूर गिरा मारा। आनम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। गाड़ी वाला एक लम्हे की ताखिर किए बिना फरार हो गया। देखते ही देखते रहीम खून में नहा गया। रहीम आनम बैग फेंकती चिल्लाती हुई उसकी जानिब लपकी जो खून में लथपथ था। रहीम, आनम इसका चेहरा थपथपाती हुई बोली। रहीम का रोशन चेहरा इस वक्त खून से लबरेज था, जैसे खून से होली खेल गई हो। रहीम की आंखों में नमी थी। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आनम रोती हुई बोल रही थी। प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। आनम बाएं जानिब देखती हुई चिल्लाई। आहिस्ता 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 लोग जमा होते जा रहे थे। आनम, रहीम अटक अटक कर बोल रहा था। हाँ मैं सुन रही हूँ। आनम के आंसू रहीम के चेहरे पर गिर रहे थे। हो सके तो मेरी बहनों का ख्याल रखना। रहीम को अपने प्यार से ज़्यादा अपने घर वालों का दुख था। ना जाने ज़िंदगी से इसे मोहलत दे ना दे। रहीम का सांस उखड़ रहा था। तुम फिक्र मत करो, इन्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी ना,
फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे, आनम बोल रही थी, लेकिन रहीम आंखें बंद कर चुका था। रहीम, आनम उसे खामोश पाकर बोली। रहीम, मुझे जवाब तो दो। आनम उसका चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन रहीम की बेजान वजूद में जंबिश न आई। नहीं रहीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आंखें खोलो, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, प्लीज़ ऐसा ना करो मेरे साथ। आनम ज़ारो कतार रो रही थी। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे ये तो ज़ुबैर रंधावा की बेटी है ना? हुजूम में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वही है जिसने छुपकर निकाह कर रखा था, ये वही लड़का है। रहीम, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। आनम उसे झंझोड़ रही थी, लेकिन इसकी हयात का सफ़र तमाम हो चुका था। एम्बुलेंस आई तो आनम खड़ी हो गई। प्लीज़ जल्दी करें। आनम हाथ मसलती हुई बोली, सॉरी मैम, इनकी डेथ हो चुकी है। वो रहीम का मुआयना करते हुए बोले। आनम नफ़ी में सर हिलाती उन्हें देखने लगी। दोबारा चेक करें, शायद कोई गलती हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। मैम, इनकी डेथ को 10 मिनट हो चुके हैं, आप क्यों जिद कर रही हैं? वो रहीम को गाड़ी में डालते हुए बोले। आनम आंसू बहाती भीड़ को चीरती हुई निकल गई। तुम नहीं जा सकते, अब तो अच्छा वक्त आने वाला था, हमारी शादी होने वाली थी, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? आनम बोलती हुई चलती जा रही थी। आनम कहाँ है? ज़ुबैर सानिया को मुखातिब करते हुए बोले। बाहर गई थी, मुझे क्या मालूम, वो लाइल्मी ज़ाहिर करती बोली। रहीम की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आनम का फ़ोन बज जा रहा है। वो परेशानी से गोया हुए। तुम्हें कैसे मालूम? सानिया की पेशानी पर शिकने उभरी। अब मैं तुम्हें तफसील बताऊं या आनम को ढूंढूं? वो झिंझिलाकर कहते हुए निकल गए। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि ज़ुबैर रंधावा की बड़ी बेटी आनम, जिसने सबसे छुप कर निकाह कर रखा था, आज उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जी हाँ, एक हादसे में इनकी जान चली गई। मज़ीद मालूम हुआ है कि वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे, जो कि इलेक्शन के बाद मुतवक्का थी, लेकिन आज एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने रहीम को ठोकर मारी और किस्मत ने इसे मज़ीद मोहलत ना दी। क्या ये एक हादसा है या सोची समझी साजिश? इसके मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गाड़ी वाला आन की आन में वहाँ से रफ़ा हो गया। आइए रहीम के घर वालों से गुफ्तगू करें। आप रहीम की वालिदा है? रिपोर्टर इनकी जानिब माइक करती बोली। जी। वो दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए थी। बहुत दुख हुआ आपके बेटे का सुनकर, अल्लाह इनका आगे का सफ़र आसान करे। तो आपका क्या कहना है, ये एक हादसा है? अल्लाह बेहतर जानता है, ना हम वहाँ मौजूद थे, ना कुछ जानते हैं। वो आंसू पोंछती हुई बोली। आपके शौहर नज़र नहीं आ रहे? मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं, हमारे घर में सिर्फ रहीम ही एक मर्द था, और वो भी जवानी में अल्लाह को प्यारा हो गया। वो चेहरा मोड़े आंसू बहाने लगी। अल्लाह आपको सब्र अता करे। जो चले जाएं उनका नामुल बदल तो मिल नहीं सकता। सिर्फ तसल्ली होती है जो इंसान दे सकते हैं। देखते हैं हुकूमत इस हवाले कोई कदम उठाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया, कहकर रिपोर्टर बाहर निकल आई। जी नाज़रीन, अभी हमने रहीम की अहले खाना से बात की तो मालूम हुआ वो अपने घर के इकलौते मर्द थे। 3 बहनों का इकलौता भाई। वालिद साहब पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपने मुलाहिज़ा किया, इनके घर वाले सोग के आलम में है। आखिर को जवान बेटा, जवान भाई खोया है उन्होंने। इनकी मौत एक हादसा है या कोई साजिश, इस हवाले से इनकी वालिदा ने कोई बयान नहीं दिया। इसके मुतालिक जैसे ही कोई खबर मिलती है, सबसे पहले हम आपको आगाह करेंगे। आनम आंसू बहाती चल रही थी। वो कहाँ आ चुकी थी उसे मालूम नहीं। रहीम, तुम कैसे जा सकते हो मेरे सामने मेरे हाथों में तुमने दम तोड़ा, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे? आनम का चेहरा आंसुओं से तर था। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी, वो भी पूरी ना हो सकी। इससे इस तरह से छीन लिया मुझसे कि मैं चाहकर भी ये फासले मिटा नहीं सकती। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज़ आ जाओ, मुझे ऐसी सज़ा मत दो जिसे मैं काट ना सकूं। आनम दरख्त के साथ पुश्ते लगाकर बैठ गई। मुतवातिर अश्क इसके चेहरे को भिगो रहे थे। आंसू सामने का मंजर धुंधला रहे थे। कितने बदतमीज़ हो तुम जाहिल हयात, मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने। आज आए भी तो मुझसे मिले बगैर ही चले गए। दानी यहाँ से वहाँ टहल रही थी। जब से आना ने बताया था आहिल आया था, दानी तैश में थी। तुम हमेशा जाहिल हयात ही रहोगे। मुझे माफ़ी तो मांगने देते, कुछ बोलने भी नहीं दिया। दानी थक कर बेड पर बैठ गई। और ये आना पता नहीं कौन सी मुसीबत का नाम है, जब देखो इसके मुंह पर आहिल का नाम होता है। आहिल दानी के लब मुस्कुराने लगे। तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं कुछ करूँगी तब आओगे। दानी का दिमाग काम करने लगा था। अब देखती हूँ तुम कैसे मुझसे नहीं मिलते। दानी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई।
आना बाहर गार्डन में थी। बेहतरीन मौका है, दानी बड़बड़ाती हुई जीने चढ़ने लगी। दानी टेरेस पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर आहिल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था, इसी तरह जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। आहिल, अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद रहोगे। दानी मैसेज टाइप करती मुस्कुराने लगी। सेंड करके फिर से कॉल मिलाने लगी। आहिल सांस खारिज करता इसका मैसेज पढ़ रहा था। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, छूटते ही दानी बोली। ये कहने के लिए फ़ोन किया? आहिल बेजार सा बोला। नहीं, तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया। दानी, जो कहना है बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जानती हूँ तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अब मैं यहाँ से कूद कर मर भी जाऊँगी ना, तब भी मत आना, दानी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दानी, आहिल खड़ा हो गया लेकिन फ़ोन बंद हो चुका था। आहिल लब काटता दानी का नंबर मिलाने लगा लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। पागल लड़की, अब क्या करने वाली है? आहिल कोफ से कहता बाहर निकल आया। दानी का चेहरा तर हो चुका था। आहिल की बात ने तकलीफ दी थी या शायद इसे बहाना चाहिए था रोने के लिए। दानी आंसू बहाती दीवार पर चढ़ गई। आहिल, अगर तुम ना आए और मैं गिर कर मर गई फिर? दानी नीचे देखती ही सोचने लगी। हाँ बोलो आहिल, आना फ़ोन कान से लगाए बोल रही थी। मालूम नहीं, पहले तो कमरे में थी। आना ने कहकर चेहरा ऊपर उठाया तो शुश्ता रह गई। ओ माय गॉड आहिल, वो सच में टेरेस पर खड़ी है, पागल है वो। इसे बोलो मैं आ रहा हूँ, नीचे उतर जाए। आहिल गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। ओके, 1 मिनट। आना फ़ोन कान से हटाकर दानी को देखने लगी। दानी, आहिल आ रहा है, तुम प्लीज़ नीचे उतर आओ। आना हलक केवल चिल्ला रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, दानी आंसू बहाती बोली। नहीं, सच में, देखो उसका फ़ोन आया है मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया उसने? दानी मुंह बसोरती सोचने लगी। आहिल रश में ड्राइविंग करता घर पहुंचा और दानी को ऊपर देखकर दिमाग घूम गया। गुस्से में अंदर आया और जीने चढ़ने लगा। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। नीचे उतरो, जब्त के बास आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया था। क्यों उतरूं मैं? दानी बजिद हुई। ऐसा ना हो कि मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूं, फिर शौक पूरा कर लेना मरने का। आहिल उसे घूरता हुआ बोला। कितने बदतमीज़ होना तुम। दानी आंखें छोटी किए बोली। आहिल ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती नीचे उतर आई। दिल तो कर रहा है 2 लगाऊं तुम्हें, अगर तुम गए तो मैं सच में कूद जाऊंगी यहाँ से। दानी इसका बाजू पकड़ती ही बोली। आहिल नज़रें झुकाए उसके हाथ को देखता, फिर इसके चेहरे को देखने लगा जहाँ खुफगी नुमाया थी। बोलो क्या कहना है? आहिल उसका हाथ हटाता सर्द महरी से बोला। दानी उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगी और अपने कमरे में ले आई। यहाँ बैठो मेरे सामने, दानी बेड पर बैठती हुई बोली। आहिल ना चाहते हुए बैठ गया। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? दानी उसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल जानता था दानी के सामने वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए उससे गरेज बरत रहा था। तुम मुझे बताओ ये सब करने की वजह। दानी शजदासी उसे देखने लगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आहिल उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। दानी लम्हा भर को खामोश हो गई। इस सवाल की तवक्का नहीं थी उसे। बोलो, अब खामोश क्यों हो? आहिल उसकी आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ बोला। नहीं। दानी धीरे से बोलती चेहरा झुका गई। फिर क्या मतलब इस सब का? मुझे इस तरह से बुलाना और धमकाना, तुम्हारी मोहब्बत यही थी क्या? दानी ने खुद को मौजू से हटाना चाहा। मेरी मोहब्बत? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? दानी चेहरा झुकाए बोल रही थी। दानी को इसके अल्फाज तकलीफ़ दे रहे थे। आहिल खड़ा हुआ और चलता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। दानी, 5 महीने पूरे हो गए हैं। आहिल, हयात अपनी ज़बान का पक्का है, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानी तड़प कर इसे देखने लगी लेकिन आहिल इसे देख नहीं रहा था। मैंने तलाक के लिए वकील को बोल दिया है। पाकिस्तान वापस जाकर तुम आज़ाद हो जाओगी इस ज़बरदस्ती के बंधन से। आहिल ने आंखें ज़ोर से मीच रखी थी। तुमने इसलिए दानी बोलती बोलती खामोश हो गई। वो अल्फाज जोड़ रही थी लेकिन इससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। आहिल, दानी सर झुकाए हाथ मसल रही थी। आहिल इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी इसे देखने से एतराज़ बरत रहा था। बोलो, आहिल की भारी आवाज़ गूंजी। किस बात की सज़ा दे रहे हो? दानी बोलती हुई ज़मीन पर बैठ गई। दानी के आवाज़ से आहिल को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो रो रही है। आहिल शायद आज इसके मुंह से सुनना चाहता था जो वह अपने दिल में छुपाए बैठी थी। इसीलिए मुझे अपने साथ रखा था तुमने? दानी शिकवा नज़रों से उसे देखने लगी जो रुख मोड़े खड़ा था, हमेशा की मानिंद हाथ जेब में डाल रखे थे। दानी प्लीज़ चुप हो जाओ। आहिल को तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हें मेरे रोने से फ़र्क पड़ता है? दानी चिल्लाई। नहीं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो वहाँ खड़े मुझे तलाक
की नवीदना सुना रहे होते। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आहिल चेहरा झुकाए चलता हुआ दानी के सामने आ बैठा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आहिल अपनी उंगलियों के पोरों से आंसू साफ दानी के आंसू पोंछने लगा। आहिल, मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताती। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दानी इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए बोल रही थी। अश्कों ने फिर से चेहरे को तर कर दिया। मैं चाहती तो तुम्हें हकीकत से नाआशना रखती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें बता दिया। फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। आहिल, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, हर चीज़ से लाइल्म रखा हुआ है। तो फिर बताओ, मैं क्या करती? आहिल सर झुकाए उसे सुन रहा था। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। खुद बताओ, एक बेटी अपने बाप पर यकीन करेगी या फिर एक ऐसे इंसान पर जिसने इस पर गोली चलाई हो? बोलो अब। दानी आंसू बहाती बोल रही थी। आहिल ने धीरे से अपने हाथ दानी के हाथ से निकाल लिए। चेहरा उठाकर दानी को देखा, जिसकी नाक और रुखसार सुर्ख हो चुके थे। दानी, मुझे सिर्फ एक बात ने तकलीफ दी कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार मुझे कहती, मैं इलेक्शन छोड़ देता। आहिल आंखों में नमी लिए बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बात मान लोगे, वरना मैं कभी ये कदम ना उठाती। आहिल, मैं खुद पछता रही थी बाद में। दानी इसे देखती हुई बोलने लगी। आहिल अपनी उंगली के पोरों से दानी के आंसू साफ करने लगा। दानी आंखें बंद किए इसके लम्स को महसूस करने लगी। तुमने मुझे अनजान रखा हर बात से। तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया, मेरे इस्तफसार करने के बाद भी। आहिल चौंक कर दानी को देखने लगा। तुम्हें क्या मालूम है दानी? आहिल ऐब्रो उचकाकर बोला, मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है तुम्हारी फैमिली के मुतालिक। दानी इसकी आंखों की नमी को देखती हुई बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ। दानी बगौर उसकी आंखों में देखती बोली, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने डायरी पढ़ी? कहाँ है वो डायरी? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो डायरी तो वहीं रह गई आहिल। दानी खड़ी होती हुई आहिस्ता से बोली, दानी तुम मुझे तभी बता देती, तुम पागल हो क्या? अगर वो किसी के हाथ लग गई तो? आहिल सर पर हाथ रखता हुआ बोला, मुझे भूल गया अपने साथ लाना। दानी चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली, दानी तुम? आहिल झंझलाकर कहता हुआ बाहर निकल आया। आहिल, कहाँ जा रहे हो? दानी इसके पीछे लपकी। जो काम तुमने ख़राब कर दिया है उसे ठीक करने। आहिल तैश में चिल्लाया। दानी सहम कर उसे देखने लगी। तुम सिर्फ चीज़ें ख़राब कर सकती हो दानी। आहिल एक नज़र दानी पर डालता बाहर निकल गया। दानी उदासी से उसे जाता देखने लगी। मैं कैसे भूल गई, अगर अरशद के हाथ लग गई। आहिल तो मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन आहिल को क्या मालूम कि डायरी कहाँ है। दानी के दिमाग में झमाका हुआ। दानी तेज़ी से जीने चढ़ती कमरे में आई। मोबाइल की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने लगी। कहाँ रख दिया? दानी दराज में चेक करती हुई बोली, उफ, सामने पड़ा है और नज़र नहीं आ रहा। दानी बेड से मोबाइल उठाती हुई बोली, कॉल तो अटेंड नहीं करेगा, मैसेज करती हूँ। आहिल, डायरी मेरे बैग में है जो मैं यूनिवर्सिटी ले जाती हूँ। दानी ने 3-4 मैसेजेस एक साथ कर दिए। अल्लाह करे तुम देख लो मेरे मैसेज। आहिल फुल स्पीड पर ड्राइव कर रहा था। जिस राज को उसने पिछले 10 साल से दफन कर रखा था, अब उसके खुलने का खदशा था। आहिल इस घर के सामने खड़ा था। आहिल ने दरवाजे को खोलने की सही की, लेकिन वो मकफिल था। कुछ सोचकर वो आसपास देखने लगा। खिड़की लेकिन वो भी बंद थी। शिट, अब अंदर कैसे जाऊँ? आहिल गर्दोपेश में नज़र डालता हुआ बोला, लेकिन घास और दरख्तों के सिवा कुछ भी दिखाई ना दिया। आहिल वापस खिड़की के सामने आया और शीशे पर मुक्का मारने लगा, लेकिन शीशे पर कोई असर ना हुआ। आहिल बिना रुके मुक्के मार रहा था, लेकिन शीशा टूट ना सका। आहिल का तनफ्फुस तेज़ हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेता शीशे को घूरने लगा, फिर कोहनी से वार करने लगा। काफ़ी देर बाद भला आखिर शीशा टूट ही गया। आहिल ने टूटे हुए शीशे से अंदर हाथ डाला तो इसका हाथ भी ज़ख्मी हो गया, लेकिन इससे परवाह नहीं थी। आहिल ने खिड़की खोली और अंदर छलांग लगा दी। मैसेज वो पढ़ चुका था। दानी को कौन सा कमरा दिया होगा? वो लाउंज को देखता हुआ बोला, फिर कुछ सोचकर जीने पर चढ़ने लगा। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। आहिल खोलकर अंदर आ गया। आहिल मतलाशी निगाहों से आसपास देखने लगा। जैसे ही बैग पर नज़र पड़ी, आहिल बेसब्री से आगे बढ़ा और खोलकर देखने लगा। आहिल सांस खारिज करता बैठ गया। शुक्र है किसी के हाथ नहीं लगी, वो बैग शाने पर डालता हुआ बोला, वरना जिस बदनामी से बचने के लिए डैड ने कफल लगा लिए थे, वो आज इतने बरस बाद हो जाती। आहिल की आंखों में आंसू तीर रहे थे। आहिल का हाथ खून से रंग चुका था। वो तेज कदम उठाता बाहर निकल गया, गाड़ी में बैठा और वापसी की जानिब चल दिया। दानी यहाँ से वहाँ टहल रही थी। जैसे ही नज़र आहिल पर पड़ी, उसकी जानिब लपकी। आहिल, तुम्हें डायरी मिल गई? दानी उसके सामने आती ही बोली। आहिल घूर कर उसके बाएं जानिब से
आगे निकल गया। दानी ज़बान दांतों तले दब दिए इसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही नज़र आहिल के हाथ से टकराई, दानी परेशान रह गई। आहिल, तुम्हारा हाथ, दानी फिक्रमंदी से कहती उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। आहिल ने दानी के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। आहिल प्लीज़ कुछ बोलो तो, दानी की परेशानी पर शिकने उभरी। दानी, मुझे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी तुमसे, समझ गई तुम? अब जाओ। आहिल ऐब्रो से इशारा करता हुआ बोला। ऐना जो किचन में थी इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आई। रफ़ीक कहाँ है? आहिल ऐना को देखता हुआ बोला। वो डैड के साथ बाहर गया है। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? ऐना की आंखें फैल गई। कुछ नहीं हुआ, मुझे फ़र्स्ट एड बॉक्स ला दो। आहिल दानी को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। 1 मिनट में लाती हूँ, ऐना कहकर चली गई। तुम बैठो, मैं बैंडेज कर देती हूँ, दानी इसके सामने आती हुई बोली। दानी, मैं कौन सी ज़बान बोलता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आती? आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी लब भींचे अपने कमरे की जानिब चल दी। आहिल की सर्द महरी पर दानी को दर्द हो रहा था, आंखों में नमी जमा होने लगी। मैं कर लूँगा खुद, आहिल ऐना से बॉक्स लेता हुआ बोला। तुम कैसे करोगे? उल्टे हाथ से, ऐना ताजुब से बोली। मैं कर लूँगा, आहिल बैठता हुआ बोला। मैं कर देती हूँ, ऐना उसके हाथ से बॉक्स लेती हुई बोली। ऐना, आहिल ने एहतजाज करना चाहा। शायद हम दोस्त हैं, ऐना उसे घूर कर कहती खून साफ करने लगी। दानी कमरे से निकलकर उन्हें देख रही थी। मुझसे नहीं करवाई तुमने, इस ऐना से करवा रहे हो, जाहिल हयात। दानी बड़बड़ाती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। अब तुम आना मेरे पास, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, दानी तहिया करती हुई बोली। वजीर आला होंगे तुम अपने घर में, दानी सर झटकती हुई कहने लगी। कहाँ थी आनम? सानिया नीम बेहोशी की हालत में आनम को देखती हुई बोली। सड़क के किनारे बैठी थी। जुबैर फिक्रमंदी से कहते आनम को देखने लगे। डॉक्टर को फ़ोन किया तुमने? सानिया आनम के सिरहाने बैठी हुई बोली। हाँ कर दिया था, बस आता होगा। जुबैर चक्कर लगा रहा था। जुबैर का फ़ोन रिंग करने लगा तो बाहर निकल आया। जुबैर कहाँ हो तुम? डॉक्टर कस्सिया की गरजदार आवाज़ उभरी। मैं घर पर हूँ। क्यों? जुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। जल्दी से यहाँ पहुँचो, काम है। अभी अभी? हाँ अभी, डॉक्टर कस्सिया ज़ोर देकर बोली। जुबैर हंकारा भरता अंदर आया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर देना, जुबैर कहकर बाहर निकल गए। सानिया हक्का बक्का सी जुबैर को जाता देखने लगी। रहीम, आनम धीरे धीरे बोल रही थी। आनम, आंखें खोलो बेटा। सानिया नरमी से गोया हुई। नहीं रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आनम बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। आनम होश में आओ, सानिया उसे हिलाती हुई बोली। नहीं रहीम, तुम नहीं जा सकते, आनम नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी। नहीं, तुम नहीं जा सकते, आनम चिल्लाती हुई उठ बैठी। सानिया घबराकर उसे देखने लगी। आनम का चेहरा आंसुओं से तर था। वो आसपास देख रही थी। मॉम, मुझे यहाँ कौन लाया? और रहीम कहाँ है? आनम, मेरी जान, खुद को संभालो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आनम नफ़ी में सर हिलाती फिर से आंसू बहाने लगी। मॉम, उसने मेरे हाथों में, आनम हाथ आगे करती हुई बोली, मेरे सामने दम तोड़ा। मैं बोल रही थी, वो सुन भी रहा था, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैंने बहुत बोला उसे कि अपनी आंखें खोले, लेकिन मैं लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो तो कभी ज़िद नहीं करता था, फिर अब क्यों उसने ज़िद की? क्यों चला गया वो? क्यों क्यों मॉम, क्यों? आनम बोलती हुई सानिया के गले लगकर खूब रोने लगी। सानिया की आंखें भी नम हो रही थी, रहीम के लिए नहीं, आनम की हालत देखकर। आनम बच्चा, बस कर बस कर, सानिया उसकी पुश्त थपकती हुई कहने लगी। मॉम, वो क्यों चला गया? कैसे जा सकता है वो? उसने वादा किया था मुझसे, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता मॉम। फिर अब कैसे मुझे रोता छोड़ गया? आपको पता है, उसका चेहरा मेरे हाथों में था। वो मुझसे भी कर रहा था, वो मुझसे बात भी कर रहा था मॉम, वो ना रो रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने इंतज़ार ही नहीं किया। आनम दीवानगी में बोलती चली जा रही थी। आंसू के उसके रुखसार को भिगो रहे थे। सानिया उसके आंसू साफ करने लगी। बस कर दो आनम, बस कर दो। कैसे बस कर दूँ? मेरे सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा है, खून में रंगा हुआ चेहरा। मॉम, इसे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। मैं वहाँ थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मेरे सामने उसने आंखें बंद की और मैं बस देखती रह गई। मॉम, ऐसा क्यों हुआ? आनम, चुप हो जाओ, अपने दिमाग पर जोर मत डालो। सानिया फिक्रमंदी से गोया हुई। मॉम, वो भी तो किसी का बेटा था, उन पर क्या गुजर रही होगी? किसी का भाई था, उनका तो रहीम के सिवा कोई भी नहीं है। हाय, वो हम सबको छोड़कर चला गया, किसी के बारे में भी नहीं सोचा उसने। डॉक्टर नमूदार हुआ। सानिया ने सबका सांस लिया। डॉक्टर प्लीज़ चेक करें आनम को, वो खड़ी होती हुई बोली। अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है,
जिससे वो कुछ देर आराम से सो सकेंगी, लेकिन बेहतर होगा आप हॉस्पिटल आकर मुकम्मल चेकअप करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोगों के दिमाग मुतासिर हो जाते हैं। बर वक्त मालूम हो जाए तो इनके हक में बेहतर होगा। वो सानिया को कहते बाहर निकल गए। सानिया परेशानी के आलम में आनम को देखने लगी। मुझे खदशा है कहीं आनम को कुछ हो ना जाए, वो कहती हुई कॉल मिलाने लगी। दूसरी तरफ आहिल डायरी को एहतियात से अपने बैग में रखकर बाहर निकल आया। दानी निकली नहीं कमरे से, वह ऐना के कमरे में आता हुआ बोला, नहीं, दोबारा मैंने तो नहीं देखा उसे। आहिल इस बात में सर हिलाता चल दिया। कुछ सोचकर आहिल दानी के कमरे में आ गया। दानी सोफे पर फ़ोन लिए बैठी थी। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ बैठा। दानी गेम खेलने में मगन थी। अलबत्ता आहिल की मौजूदगी से वाकिफ़ थी, लेकिन ज़ाहिर ऐसे कर रही थी जैसे अनजान हो। आहिल खास कर दानी को देखने लगा। दानी ने कोई असर नहीं लिया। दानी चंद पल खामोशी के नज़र होने के बाद आहिल ने दानी को पुकारा। दानी सुनी अनसुनी करती अपना गेम खेलने लगी। जब मैं गुस्से में हूँ तो बहस मत किया करो दानी। आहिल उसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। अच्छा। दानी हुनूस नज़रें स्क्रीन पर जमाए हुए थी। इसे साइड पर रखो। आहिल खुफगी से मोबाइल नीचे करता हुआ बोला। क्यों? दानी अजनबी नज़रों से देखती हुई बोली। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? जब मैं बात कर रही होती हूँ तुम भी तो यूं ही करते हो। दानी के चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। अब मेरी बात सुनो। आहिल इसके हाथ से फ़ोन लेता हुआ बोला। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। जो पहले कहा था सुन लिया था, वही बहुत है। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। जंगली बिल्ली नाराज़ है। आहिल दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेता हुआ कहने लगा। आहिल फ़ोन वापस करो। दानी इसके हाथ से खींचने की सही करती हुई बोली। अगर ना करूँ तो? आहिल शरीर लहजे में बोला। जो बॉक्सिंग सिखाई है तुम पर भी डेमो दे सकती हूँ। दानी दांत पीसती हुई कहने लगी। कर लो। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। इसकी आंखें भी इसके साथ दे रही थी। आहिल तुम निहायत घटिया इंसान हो। मेरा फ़ोन वापस करो। बोलते बोलते दानी की आवाज़ बुलंद हो गई। थक जाओगी तुम। आहिल इसे तंग करता मोबाइल अपनी पुश्त पर कर गया। दानी उसे घूरने लगी। तमीज़ से दे दो मुझे। दानी जब्त करती बोली। पहले मेरी बात सुनो। आहिल उसके बाजू पकड़ता बोला। निकलो मेरे कमरे से, चलो। दानी उसका हाथ हटाती बोली। बात नहीं करोगी? वो दानी को अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। दानी बमुश्किल इसके नज़रें चेहरे से टकराने से बच सकी। नहीं। दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभर आई। ठीक है जंगली बिल्ली। आहिल डिंपल की नुमाइश करता खड़ा हो गया। इसे अपने जहेज़ में ले जाना। दानी तब कर बोली। आहिल जलाने वाली मुस्कुराहट दानी की जानिब उछालता मोबाइल घुमाता बाहर निकल गया। बदतमीज़ हयात। दानी कशन दरवाजे पर मारती हुई कौफ से बोली। ज़ुबैर, मुझे तो लग रहा है आनम पागल हो गई है। मुझे जब से आई है वही बातें दोहरा रही है। सानिया परेशानी के आलम में गोया हुई। चेकअप तो करवा लिया है, अब रिपोर्ट्स आएंगी तो मालूम होगा। ज़ुबैर कहते हुए बैठ गए। ज़ुबैर, कहीं ये सब तुमने तो सानिया ने खौफजदा होकर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ज़ुबैर फट पड़े। सानिया लब भींचते हुए खड़ी हो गई। अब दुआ करो आनम को कुछ न हो, वरना इसका इल्ज़ाम सिर्फ तुम पर होगा। तुम्हें क्या लगता है? ज़ुबैर दांत पीसता हुआ बोला। तुमने रहीम को मरवाया है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। सानिया हंकारा भरती बोली। तुम्हारी ज़बान ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगी है। ज़ुबैर तेश से बोले। तुमने मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए। सानिया मौजू बदलती हुई बोलने लगी। काम करने दो तो पैसे भी आएंगे ना। कभी दानैन तो कभी आनम, इन्हीं दोनों के मसाइल हल करता रहूँ मैं। वो कोफ्त से बोले। हाँ तो तुम्हारी बेटियां हैं, बोझ है तो उतार फेंको फिर। सानिया कहती हुई बाहर निकल गई। ज़ुबैर झुंझलाकर फ़ोन मिलाने लगा। आसिम डॉक्टर कदसिया के क्लिनिक से जिस लड़की का बोला था, क्या बना उसका? सर, आजकल वो हर जगह अपने मामू के साथ जा रही है, इसलिए हाथ डालने में वक्त पेश आ रहा है। कुछ भी करो, इसे उठाओ। इसका सौदा होगा तो पैसे मिलेंगे। सर, पुलिस चौकन्ना है, इसलिए मैं मोहतात हूँ। जल्दबाजी में हमें कहीं हम पकड़े ना जाए। तुम पुलिस की फ़िक्र मत करो। 4 पैसे मुंह पर फेंकेंगे तो मुंह पर कफल लगा लेंगे। बस जल्द अज जल्द इसे काबू करो। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। ज़ुबैर ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। आना, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आहिल की आंखों में शरारत नाच रही थी। दानी मुंह बसोरती खाने लगी। थैंक यू, आना मुस्कुराकर बोली। काश मेरी बीवी को भी खाना बनाना आता। आहिल आह भरता हुआ बोला। दानी जब्त किए बैठी थी और आहिल के चेहरे के बदलते रंग देखकर महफूज हो रहा था।
दानी को खाना बनाना नहीं आता? ऐना इसे खुशगवार मूड में देखकर पूछने लगी। खाना बनाना तो दूर, इसे पानी उबालना भी नहीं आता। हाँ, नहीं आता। और ऐना तो जैसे मास्टर शेफ है ना, दानी जलकर उर्दू में बोली। ऐना ना समझी से आहिल को देखने लगी। स्मिथ भी मुस्कुरा रहा था, अलबत्ता समझने से कासिर था। जलने की बू आ रही है दानी, आहिल नाक पर हाथ रखता हुआ बोला। हाँ, तुम्हारा मुंह जल रहा है, जाकर पानी डालो, दानी कहकर चली गई। आहिल नचला लब दबाए मुस्कुराने लगा। ऐना इसके डिंपल को देखने लगी। सर, रफ़ीक आहिल को देखता हुआ बोला। मैं आ रहा हूँ, आहिल खड़ा होता हुआ बोला। हाँ बोलो, क्या हुआ? आहिल बाहर निकल आया। सर, उमेर को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो आपसे मिलने की ज़िद कर रहा है। आहिल पेशानी मसलता सोचने लगा। अभी तो मेरा वापस जाने का इरादा नहीं, मैं कोशिश करूँगा उमेर को मनाने की, आज वीडियो कॉल करूँगा उसे। आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। जी सर, लेकिन हॉस्पिटल में रहने के बाद खौफजदा हो गया है वो। हाँ, अभी छोटा है ना, इसीलिए तंग करता है। खैर, मैं देखता हूँ, बाकी तुम पूरी नज़र रखना उमेर पर, इस पर एक आंच भी ना आए। आहिल कहता हुआ अंदर आ गया, लैपटॉप खोलकर कॉल मिलाने लगा। कैसा है मेरा बेटा? आहिल उमेर को देखता हुआ बोला। बाबा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। उमेर मुंह फुलाकर बोला। क्यों? आहिल मुस्कुराकर पूछने लगा। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? पता है मुझे, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए हैं, इतने सारे। वो दोनों हाथ खोलकर बोला। आहिल धीरे से मुस्कुराया। आप मामा की बात माना करें ना, पहले आप आए, फिर उमेर बजिद हुआ। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। आखिर उमेर कौन है? क्या ये आहिल का बेटा है? इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।